अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आजकल एक बीमारी का बहुत ज़्यादा चर्चा है जिसको कहते हैं CCHF, क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। यानी ये एक ऐसा बुखार है जो इस वक्त हमारे जो करीब के ममालिक हैं उसके अंदर फैल रहा है कि जिसमें मरीज़ को बुखार के साथ खुदा न खास्ता जो नाक से खून है वो आता है। तो इसके बारे में आपके लिए तफसील जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो ईद आ रही है, बड़े वाली ईद यानी ईद उल अज़हा, उस पर चांसेस हैं पूरी दुनिया की तरह, यानी ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं कि उनकी तरह पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता इसके केसेस बढ़ने के। और ये पहली दफ़ा नहीं होगा, इससे पहले भी 2016 में अगस्त में, क्योंकि उस वक्त 2016 में जो ईद उल अज़हा थी वो सितंबर में थी, तो अगस्त में इन केसेस में इजाफा देखने में आया था पाकिस्तान के अंदर। तो इसका नाम ये क्यों लिया जाता है कि क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। एक तो ये बुखार है, यानी इसमें जो अलामात होती हैं किसी भी शख्स को, उसमें बहुत ज़्यादा बुखार की कैफियत होती है, पूरे जिस्म में दर्द की होती है, कमर में दर्द होता है। और इसी तरह से जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं कोई भी, तो उनके वाली अलामात आती हैं। गले में दर्द हो सकता है, आंखों में रोशनी की वजह से दर्द शुरू हो जाता है जिसको फोटोफोबिया कहते हैं। और फिर 3 से 5 दिन के बाद जब ये अलामात आती हैं तो फिर खून जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी होती है और जो जिगर है वो भी मुतासर हो रहा होता है। तो उस प्लेटलेट्स की कमी की वजह से इस तरह के मरीज़ों को जिस्म के ऊपर कुछ निशान नीले रंग के पड़ना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरह नाक से या मैदे से या कहीं से भी जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इसे फीवर इसलिए कहते हैं कि अलामात में पहली जो अलामत है वो बुखार की होती है। हेमरेजिक इसको इसलिए कहते हैं कि जब ये किसी को इन्फेक्शन होती है, तो क्योंकि इस इन्फेक्शन की जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, शरह अमवात जो है वो 30 से 40% के करीब है। तो यही वो वजह है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लास्ट टाइम इसके केसेस आए थे तो 17% यानी 17% इसकी मॉर्टेलिटी थी। तो यही वो वजह है कि इस एक इन्फेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा मसला होता है पूरी दुनिया को कि जब भी इसके केसेस कहीं पे बढ़ते हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान उस इलाके में वाक़या है कि जहाँ पे इसके केसेस, जब भी इसकी कोई ना कोई वबा फैलती है तो इसके केसेस हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और क्योंकि हमारे ज़मीनी राब्ते हैं इन तमाम ममालिक के साथ, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में हमेशा डर रहता है कि इसके केसेस आ सकते हैं। इस वक्त ये जो एपिडेमिक कह लें या इस वक्त ये जो केसेस बढ़ने हैं वो हैं इराक में, और इराक का भी वो इलाका है जो जनूबी इलाका है। तो वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वहाँ पे अमवात भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की हुई हैं। और यही वो वजह है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इराक के ज़रिए, इराक से जुड़ा हुआ है ईरान के ज़रिए, ज़मीनी रास्ता आप इसको कह सकते हैं। तो इस पे कितने केसेस पहले होते रहे हैं और उसकी क्या तारीखी अहमियत है, उस पर आने से पहले मैं बुनियादी जो 1-2 बातें और बता देता हूँ कि जो क्रीमियन इसे इसलिए कहते हैं कि एक रशिया के पास एक इलाका है, 2014 से उसने कब्जा किया हुआ है, जिसे क्रीमिया कहते हैं। ये यूक्रेन का इलाका था। तो ये जो इलाका है सबसे पहले 1944 में, 1944 में यहाँ पे ये जो वायरस है जिसको हम CCHF वायरस कहते हैं, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे तशख़ीस हुई थी, इसलिए क्रीमिया का लफ्ज़ आपको इसके अंदर नज़र आता है। फिर 1969 में, यानी कि 1970 से 1 साल पहले, फिर कॉन्गो जो सेंट्रल अफ्रीका का एक मुल्क है, वहाँ पे फिर इसके बहुत ज़्यादा केसेस हुए। तो जिसके बाद फिर बाकायदा WHO की तरफ से एक नाम दिया गया, क्योंकि इन 2 मुल्कों की मुनासबत से फिर क्रीमिया और कॉन्गो का नाम लिया और इसको क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। और हेमरेजिक फीवर क्यों कहते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वक्त, और जो वायरस है ये फैलता कैसे है, एक खटमल होता है, टिक होता है। तो वो ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि ये जो खटमल है ये जानवरों के ऊपर होता है। कौन से जानवर ख़ास तौर पे और क्यों इनकी फिर निस्बत बन जाती है इस आने वाली ईद से, ये है कि जो गाय हैं, भैंसें हैं, भेड़ें हैं और बकरियां हैं, इनके ऊपर ये खटमल होता है। तो इसके अंदर ये वायरस होगा, ये उसका होस्ट है। फिर ये खटमल जो है ये काटता है इन जानवरों को, तो इनके खून के अंदर जो है वो वायरस रहता है अगले 10 दिन के लिए। अब वो जो वायरस है जो इन जानवरों के अंदर है, क्योंकि हो सकता है कि इन जानवरों को तो बहुत ज़्यादा अलामात ना आए, लेकिन अगर उन जानवरों की स्क्रीशंस, उनके खून के साथ किसी भी शख्स का रब्ता होता है, तो वो जो वायरस है वो फिर इन इंसानों में मुंतकिल हो जाता है। ये एक वाक़या हुआ था ये अक्टूबर 2012 में, क्योंकि ये वो वक़्त था कि ईरान में भी इसके केसेस बढ़े हुए थे। तो क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ईरान से मुल्हिका इलाके हैं, तो जाहिर है कि ये जो भेड़ बकरियां हैं, और जब भी कोई ऐसा मौका आता है कि जब इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और आप दोस्तों को मालूम है
कि जो अफ़गानिस्तान का इलाका है वहाँ पे ये जो गोश्त है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पश्तून कल्चर में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो 38 साला एक शख्स जो बरतानिया से 3 हफ्ते के लिए अफ़गानिस्तान में आया हुआ था, उसने वहाँ पे एक शादी अटेंड की है। वो शादी अटेंड करने के बाद बरास्ता दुबई जो है वो वापस चला जाता है। इंग्लैंड का इलाका स्कॉटलैंड है ना, ग्लासगो, तो वहाँ पे जाने के कुछ ही घंटों बाद उसको जो है वो उसकी हालत ख़राब होती है, क्योंकि उसको पिछले 3 से 4 दिन से बुखार चल रहा था, जिसम में दर्द चल रहा था, उसको उल्टियाँ आ रही थी, पेट ख़राब था, उसको डायरिया यानी लूज़ मोशन थे। तो ये जो वायरस की इन्फेक्शन की अलामात होती हैं वो उसको चल रही थी। तो जब उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया वहाँ पे, अब पूरी कोशिश की गई कि पता चले कि इसको है क्या प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी उस वक्त तशख़ीस नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद और जैसे ही एक दो बातें नोट की गई इस नौजवान में कि इसको जब इसको कोई नीडल पास करने की कोशिश की जाती थी, कोई ब्रेनुला लगाने की कोशिश की जाती थी, तो इसका खून नहीं रुकता था। प्लेटलेट्स इसके बहुत कम आए थे, तकरीबन 6000 थे इसके प्लेटलेट्स। और इसी तरह से इसके जो लिवर एंजाइम जिसको हम कहते हैं, इसको ट्रांसएमाइनाइटिस था कि इसके जो लिवर के एंजाइम थे, ट्रांसएमाइनेजेस थे, वो रेज थे, यानी जिगर के ऊपर अटैक हुआ था। तो जब आखिरकार इसका फिर एक टेस्ट किया गया, क्योंकि आप तशख़ीस कर सकते हैं जब ये अलामात आती हैं, तो ये जो CCHF वायरस है इसको आप PCR टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम RT-PCR कहते हैं, रियल टाइम PCR। इसका आप एलाइजा टेस्ट भी कर सकते हैं। इसको आप एंटीजन जो होती हैं, इसकी प्रोटीन्स जो होती हैं, क्योंकि ये एक RNA वायरस है, उनको भी आप मालूम कर सकते हैं। यानी एंटीजन से इसका प्रोटीन का पता चलेगा और इसका जो PCR से RNA की डिटेक्शन होगी। और अगर किसी को कुछ दिन हो चुके हैं और वो सर्वाइव कर गया इसके अटैक को, तो फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, दोनों IgM और IgG। तो जब उसकी तशख़ीस हुई कि ये बुनियादी तौर पे CCHF यानी क्रीमियन कॉन्गो हेमरेजिक फ़ीवर है, इसको फिर वहाँ बड़े यानी एक मखसूस तरीके से 400 किलोमीटर दूर है ग्लासगो से लंदन, तो वहाँ पे शिफ्ट करना था। तो वहाँ पे जो C-130 जो एक त्यारा होता है, उसको रॉयल एयर फोर्स जो उनकी बरतानिया की फ़ोर्स है, वहाँ का जो पूरी एक एयर एम्बुलेंस के ज़रिए शिफ्ट किया गया एक मखसूस हॉस्पिटल में, जो कि इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए होता है, आइसोलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन ये शख्स जो है एक दिन के बाद दुनिया में नहीं रहा। फिर इसकी बेगम से और पूरी फैमिली से हिस्ट्री ली गई कि जो इसने ट्रैवल किया था, तो वहाँ पर कोई जानवरों के साथ इसका रब्ता तो नहीं था, कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में तो नहीं आया था। तो फिर इसकी बेगम ने एक पिक्चर शेयर की। उस पिक्चर में देखा जाता था कि ये जो शख्स है अपने हाथों से, क्योंकि वहाँ पे रवायत है कि एक शादी थी, तो उस शादी के लिए जो खाना तैयार हो रहा था, तो इसने अपने हाथों से एक जो बकरी थी उसको ज़िबा किया था। तो जाहिर है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया उसके ब्लड के साथ और इसको वो वायरस जो है वो मुंतकिल हुआ। इस तरीके से जो वायरस मुंतकिल होता है कि या तो किसी को इंसान को ये टिक जो है यानी खटमल डायरेक्टली काट ले, तो 3 से 4 या 5 दिन के बाद अलामात जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, या फिर ये कि अगर वो क्लोज कांटेक्ट में आ जाए खून के साथ, जानवरों के साथ या स्क्रीशंस के साथ जो यूरिन वगैरह होता है, तो तब ये 5 से 7 दिन के अंदर उसमें अलामात शुरू हो जाती हैं। तो दोनों सूरतों में क्योंकि जो वायरस है वो मुंतकिल हो जाता है इंसानों में, और इंसानों से इंसानों में भी मुंतकिल होता है कि अगर आप किसी शख्स की केयर कर रहे हैं, यह अक्सर अस्पताल के डॉक्टर और नर्सेज में देखा गया है कि वो मरीज़ों से ले लेते हैं, और उसकी क्या वजह होती है, वो मरीज़ों की जो स्टूल है, जो यूरिन है, जो ब्लड सैंपल्स हैं, तो उनके ज़रिए ये फिर डॉक्टरों में और नर्सेज में मुंतकिल हुआ। और इंडिया में इसके बड़े केसेस हुए हैं, ईरान में बहुत ज़्यादा इसके केसेस हुए हैं, पाकिस्तान में 2010 में, 2014 में और 2016 में इसके केसेस हुए हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, तो वहाँ पे जो है यानी पेशावर जो बड़ा शहर है वहाँ पे बहुत केसेस हुए हैं इनके। लेकिन क्योंकि, और ये बाकायदा WHO की तरफ से बताया गया है कि पाकिस्तान में क्योंकि कोई रिसर्च का सिस्टम नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम नहीं है, इसलिए पाकिस्तानी मानते ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे केसेस हैं। लेकिन WHO जो है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है, तो वो बाकायदा इसको डॉक्यूमेंट करता है हमारे तमाम मुल्कों में। तो इसलिए जो अभी इराक का जो जुनूबी इलाका है, वहाँ पे इसकी वबा है, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। और ये वहाँ पे जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, वहाँ पे जो मज़बा खाने या ज़िबा खाने जिन्हें कहा जाता है, तो वहाँ पे अभी जो जानवरों का जो एक रेशो है कि वहाँ पे जो ज़िबा होते थे वो 50% से भी नीचे ड्रॉप हो गई, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इराक से ईरान में ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोगों की आमदोरफ्त भी होती है, और ये जानवरों को भी लोग लेके मुंतकिल करते हैं, और खटमल या जो टिक्स होते हैं ये भी मूव करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आया हुआ है आजकल पूरी दुनिया में। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मियाँ ज़्यादा हैं इस वक्त, लंबी हैं, तो ये जो टिक्स हैं या इस तरह के जो हशरातुल अर्ज़ जिनको हम कहते हैं, तो उनकी नशोनुमा बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ईरान और फिर साथ ही, क्योंकि ईरान के दोनों साइड पर जो ममालिक लगते हैं, उनमें एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान है, हमारा जो कोयटा का इलाका है, तो या जो हमारा ये बलूचिस्तान का इलाका है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डर है
कि खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान में भी ये वबा जो है आ सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो ईद उल अज़हा पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि जो जानवर होते हैं कुर्बानी के, गाय है, भैंस है, तो और इसके अलावा ये जो बकरी और भेड़ें होती हैं, तो उनके ऊपर नज़र रखें कि उनके ऊपर खटमल तो नहीं है, उनके ऊपर टिक्स तो नहीं है। और अगर आपके घर में किसी को ये अलामात आती हैं, जो मैं तमाम अलामात का जिक्र किया है, तो वो भी आप जहन में रखें कि ये बीमारी खुदा न खास्ता हो सकती है, ख़तरनाक बीमारी है, इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इसका जो इलाज है वो सपोर्टिव है, यानी जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उनमें से अक्सर का जो इलाज होता है वो अलामती इलाज, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, जैसे हम कोरोना का भी करते थे। और इसमें एक एंटीवायरल दवाई है जिसको कहते हैं रिबावायरिन मेडिसिन। ये जो रिबावायरिन है एंटीवायरल, इसका कहा जाता है कि किसी हद तक रोल है, और यानी ना होने से कुछ होना बेहतर की जो पॉलिसी के तहत रिबावायरिन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो वैक्सीन है वो आज तक कामयाब नहीं हुई, क्योंकि ये